हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थी, जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे अभ्यर्थी और जो पास कोर्स के रूप में इकोनॉमिक्स रखे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाजार विफलताएं, मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर को जानने से पहले हमको ये जानना अति आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था में बाजार की स्थिति क्या होती है। जो मार्केट स्वतंत्र बाजार की स्थिति है वह क्या होती है और वह फेल्यूर कैसे होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था की एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें साधनों के आवंटन तथा उत्पादन से संबंधित निर्णय उत्पादक, उपभोक्ता, श्रमिक तथा उत्पादन के साधनों के बीच स्वयं के इच्छा से विनिमय के आधार पर निश्चित कीमत पर एक दूसरे से आधारित होता है। इस प्रकार ऐसी आर्थिक प्रणाली में सभी आर्थिक समस्याओं तथा क्या उत्पादन करना है, समस्याओं जैसे कि क्या उत्पादन करना है, किसके लिए करना है उत्पादन और कैसे उत्पादन करना है, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है वह बाजार, स्वतंत्र बाजार यंत्र है, बाजार तंत्र है, जिसमें क्या होता है कि जो वहाँ उपभोक्ता क्रय करने के लिए उपलब्ध होते हैं और विक्रेता बेचने के लिए तत्पर होते हैं। यानी कि दोनों की बाजार की जो शक्तियां हैं, बाजार की मांग एवं पूर्ति की दशा है, वह उसकी जो स्वतंत्र शक्तियां हैं उसके माध्यम से निर्धारित होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास हर संभव करते हैं, यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में। जबकि उपभोक्ता का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का होता है। किसका? उपभोक्ता का। आदर्श बाजार की स्थिति वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि वस्तु एवं साधन बाजार में जो है पूर्ण ज्ञान हो, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है कि बाजार की पूर्ण ज्ञान हो, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल उपलब्ध हो, उपभोक्ता एवं उत्पादक की विवेकशीलता या हस्तक्षेप जैसी मान्यताओं पर आधारित है। बाजार अर्थव्यवस्था में उपयोग में प्रतिद्वंद्विता तथा वर्जन का सिद्धांत पाया जाता है, यानी कि एक के इच्छा को कम किए बिना दूसरा संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वास्तविक जगत में आदर्श बाजार जो होता है अर्थव्यवस्था का कल्पना मात्र है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है वास्तविक बाजार में। आज शायद ही कोई अर्थव्यवस्था हो जो पूर्ति एवं मांग, जिसे एडम स्मिथ में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहा है, कि शक्ति द्वारा निर्वधन रूप से संचालित होता है। आदर्श बाजार अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता की आदर्श स्थिति में ही संभव है, लेकिन वास्तविक बाजार में कई प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है, जिसके कारण बाजार व्यवस्था का संचालन असफल हो जाता है। कैसे? क्या कहता है, वास्तविक जगत में क्या होता है, बाजार जो होता है उसमें कई प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है, मतलब बाह्य तत्व कई तरह के पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, बाजार की व्यवस्था जो संचालन में असफल हो जाते हैं, वह सफल नहीं हो जा पाते हैं। जैसे कि बाजार में एकाधिकारी या अल्पाधिकार का पाया जाना, बाह्यताओं के कारण लागत या लाभ की अनैच्छिक शक्तियाँ जो होती है, जिसमें पैमाने की विद्यमान प्रतिफल, अज्ञानता जो होता है, उपभोक्ता उत्पादक की यह विवेकशीलता, सरकारी हस्तक्षेप तथा लोकव्यय
की उपस्थिति आदि बाजार की विफलता के जिम्मेदार तत्व हैं। आदर्श बाजार स्थिति से विचलन को बाजार विफलता कहा जाता है, यानी कि आदर्श बाजार स्थिति जो है उसमें जो अंतर पाया जाता है, यानी कि डिविएशन जो पाया जाता है वो बाजार की विफलता कहलाता है, मार्केट फेलियर कहलाता है। लिप्से एवं देख लीजिए यहाँ लिप्से एवं क्रिस्टल ने अपनी शब्दों में इसे बाजार असफलता को बताया। बाजार विफलता का अर्थ यह है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसका अर्थ नहीं कि बाजार द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये क्या किसने क्या लिप्से एवं क्रिस्टल ने। इस प्रकार कोई भी बाजार क्रिया को जो सर्वोत्तम संभव क्रिया से कम अच्छी बाजार विफलता कहलाती है। सैमुअल्सन एवं नार्डोस ने 3 प्रकार की बाजार विफलताओं को बतलाया। पहला क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है बाह्यताएं और तीसरा है अपूर्ण जानकारी। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या आ जाएगा? मोनोपोली, क्या आ जाएगा? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आ जाएगा। यानी कि एकाधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये बाह्यताएं जो है वो क्या है कि बाह्यताएं जो है कि समाज में जो सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराए जाते हैं या सामाजिक जो वस्तु होते हैं वो लोगों को जो लाभ प्रदान करता है या हानि प्रदान करता है, जिसे हम बाह्यताएं को डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम आगे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो लिप्से एवं क्रिस्टल के अनुसार बाजार विफलता जो है, यह जो शब्द है वह 2 अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। एक स्थिति वह जिसका संबंध बाजार व्यवस्था द्वारा समाज के साधनों के आवंटन में निपुणता को प्राप्त करने से असफल होते हैं। अर्थात बाजार विफलता से तात्पर्य क्या होता है? साधनों की आदर्श आवंटन का अभाव। स्पष्ट सिर्फ इतना समझिए कि बाजार विफलता वो जो है वह साधनों की आदर्श आवंटन, मतलब सही ढंग से साधनों का आवंटन नहीं हो पाना ही ये बाजार विफलता है। दूसरी स्थिति वह है जिसमें बाजार व्यवस्था कार्य कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य को छोड़कर कार्य कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य को छोड़कर समाज के अन्य लक्ष्यों जैसे आय वितरण के वांछित वितरण को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। मतलब कहने का मतलब अपनी कार्य कुशलता को छोड़कर क्या करता है, जो समाज के अन्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जैसे आय की वितरण वगैरह को सही करने में लग जाते हैं, जिससे यह बाजार असफल हो जाते हैं। तो बाजार विफलता का हम देखते हैं कुछ प्रकार। बाजार विफलता का प्रकार जो है हमने 3 तरीके से, पहला प्रकार है अपूर्ण प्रतियोगिता या बाजार अपूर्णता, दूसरा है अपूर्ण सूचना की स्थिति, तीसरा है बाह्यताएं और चौथा भी एक ऐसी स्थिति है जो कहता है कि लोक वस्तु एवं बाजार विफलता, यानी कि सार्वजनिक वस्तु किस प्रकार से बाजार को इफेक्ट करता है, मतलब सफल नहीं होने देता है। तो आइए देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता या बाजार अपूर्णता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता या बाजार अपूर्णता की 3 स्थितियां पाई जाती है, जो अभी हमने बताया था, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या था? मोनोपोली, देख लीजिए, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कुशलता का शर्त, यानी कि बाजार संतुलन का शर्त जो है यह है कि कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर हो जाता है जहां कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है। मतलब प्राइस जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? P=MC, मतलब लागत के बराबर। लेकिन यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? प्राइस हमेशा ग्रेटर देन होता है मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब जो लागत होता है उससे अधिक प्राइस रखा जाता है, जिससे बाजार असफल
हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, लेकिन बाजार अपूर्णता की उपयुक्त स्थितियाँ अर्थात एकाधिकारी व अल्पाधिकारी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो हमने ऊपर अभी बताए हैं, उस चीज़ को में बाजार का मांग वक्रों का ढाल जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ग्राफ है और मांग ऐसे ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ये डिमांड, मतलब इस प्रकार से इसमें होता है। ऐसी बाजारों में संतुलन की स्थिति में सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू कर जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो सीमांत लागत एमसी के बराबर करके लाभ को अधिकतम किया जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन की निर्धारण मात्रा पर कीमत प्राइस सीमांत लागत से अधिक होता है, अर्थात पी जो अभी हमने बताया पी ग्रेटर देन एमसी होता है। इससे क्या होता है, बाजार का जो अकुशलता है, बाजार में अकुशलता का उत्पन्न सृजन होता है, क्योंकि इस दशा में उत्पादन की मात्रा पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम हो जाती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पेरेटो अनुकूलतम था उसमें क्या कहा गया था कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होता है, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, ये रूपांतरण जो होता है, सीमांत दर के जो रूपांतरण होता है वो क्या होता है, XY ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, EMC अपॉन EMY, हाँ MC X और MC Y, यानी कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, पेरेटो अनुकूलतम, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू XY का ले लीजिए, क्या होता है MRS इक्वल टू XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में P इक्वल टू MC इक्वल टू MR भी होता है, यानी कि MR मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, जो प्राइस के बराबर होता है। जबकि क्या होता है, प्राइस इसमें P ग्रेटर देन या पूर्ण प्रतियोगिता में P ग्रेटर देन MC हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम हो जाती है। किसमें कम हो जाती है, जब पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा तो क्या होगा, उपयोगिता जो होता है किसका कम हो जाता है। इस प्रकार से अकुशलता का सृजन हो जाता है। तो आइए इसका दूसरा तरीका है अपूर्ण सूचना। जब बाजार की ज्ञान उपलब्ध ना हो, यानी कि बेचने वाले को और खरीदने वाले को बाजार का पूर्ण ज्ञान ना हो कि किस रेट क्या भाव चल रहा है मार्केट में, उस चीज़ का जानकारी ना हो, जिससे बाजार असफल हो जाते हैं, वो खरीदने में सफल नहीं हो पाते हैं, नुकसान हो जाता है। यानी कि बेचने वाले को जो नहीं जिसको ज़्यादा जानकारी होता है, मान कि बाजार की स्थिति का जानकारी जिसको ज़्यादा होता है उसको प्रॉफिट अधिक होता है, और ज़्यादा जानकारी जिसको होता है उसको प्रॉफिट अधिक होता है, और जिसको कम जानकारी होता है उसे प्रॉफिट नहीं होता है, उसे लॉस हो जाता है उसके अपेक्षा। आइए इसको देख लेते हैं। मूल्य अंतर क्या है, मूल्य अंतर के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार के खरीदी तथा बेची जाने वाली वस्तुओं तथा साधनों के संबंध में पूर्ण सूचना है। मतलब माना जाता है, व्यावहारिक में माना जाता है कि पूर्ण सूचना है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं।
उत्पादक फर्मों को अपने उद्योगों के संचालन के विषय में पूर्ण ज्ञान है, जबकि उपभोक्ता को वस्तु के गुण एवं उसका कीमत का पूर्ण ज्ञान है। लेकिन यह एक काल्पनिक मान्यता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की जो है यह काल्पनिक मान्यता। वास्तविक बाजार में कई कारणों से क्रेता एवं विक्रेता बाजार की पूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इससे वस्तुओं की मांग व पूर्ति प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में मूल्य तंत्र अपने आदर्श रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। इससे उस पक्ष को लाभ होता है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सूचनाएं प्राप्त होता है। मतलब जो अधिक जानकारी रखता है उसको लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ जिसको कम जानकारी होता है, अपेक्षाकृत कम जानकारी को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजार असफल हो जाते हैं, बाजार सफल नहीं हो पाते हैं। तीसरा तरीका क्या है, बाह्यताएँ। अब बाह्यताएँ को हम देख लेते हैं, एक तरीके से देखते हैं कि बाह्यताएँ जो है वो क्या है। इसका मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो दूसरे पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाले, लेकिन दूसरे लोगों को इस क्रियाओं के अच्छे प्रभाव के लिए ना तो कोई भुगतान करते हैं और ना ही उन्हें क्रियाओं के बुरे प्रभाव के बदले कोई मुआवजा प्राप्त होता है। इस प्रकार बाह्यताओं का सृजन उस समय होता है जब उत्पादन या उपभोग के लिए पार्श्व साइड इफेक्ट बाजार कीमत में शामिल नहीं होते हैं। इसे स्लिप इफेक्ट वगैरह वगैरह कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि नेबर इफेक्ट और थर्ड पार्टी इफेक्ट इसे कहा जाता है। मतलब आप इतना समझ जाएं, जो बाह्यताएँ हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप लीजिए कोई गांव जहां मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, मान लीजिए कोई खुला ज़मीन है, कोई गांव के आसपास में एक इतना खुला सा ज़मीन है, इसमें सार्वजनिक वस्तु के रूप यहाँ एक इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, यहाँ एक इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। तो इसको यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए इसके आसपास के गांव को जोड़ के से क्या होता है, रोड निकाला जाता है, पानी का व्यवस्था किया जाता है, बिजली का व्यवस्था किया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा होता है, आसपास के गांव के लोगों को फ़ायदा होता है। गांव के लोग जब दूर जाते थे अपनी ये मजदूरी करने के लिए, सो अब क्या है कि उसे घर के पास में ही उसे मजदूरी करने का स्थान प्राप्त हो गया है और वे घर के पास ही रहकर अपना इनकम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आसपास के लोगों को फ़ायदा हो जाता है। मान लीजिए किसी घर के पास, अपने घर के, मान लीजिए ये व्यक्ति अपने घर के पास एक स्ट्रीट लाइट लगाता है, स्ट्रीट लाइट लगाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, बिग जो घर है, दूसरा घर है, उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि रोशनी को ये रोक के अपने घर में ही नहीं ले सकता है। ये जब बाहर लगाएगा, अपने घर के बाहर लगाएगा, दूसरे घर वाले को भी फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से ये लाभ की प्राप्ति होता है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्री यहाँ पे लगाया गया तो एक तरफ से रोड, पानी, बिजली से जो फ़ायदा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन इससे जो कचरा निकलता है, यहाँ जो कचरा निकलता है वो क्या होता है, ले जा कर के जो इंडस्ट्री से कचरा निकल रहा है वो क्या करता है, आसपास के नदी में ले जा कर के बहा देता है, जिससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। नदी में हो सकता है मछली पालन हो रहा हो तो मछली भी मरने लगते हैं। इस प्रकार से ये हानि प्रदान करता है। तो ये रहा बाह्यताएँ, जिसे हम डिटेल में अगले क्लास में इसकी बाह्यताएँ का जो उत्पादन को किस तरह से प्रभावित करता है, वो उत्पादन की बाह्य अमित व्ययता क्या होता है, हिमित व्ययता क्या होती है, उसके बाद लोक वस्तुएं बाजार विफलता को डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।